राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं आज पेपर डिस्कशंस हम कर रहे थे। एमपी टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 फरवरी का शाम की शिफ्ट का पेपर। और अब हम पेपर्स को दो पार्ट में ले रहे हैं, चूँकि 60 क्वेश्चंस हैं, 60 प्रश्न हैं और 60 प्रश्न को अगर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, इसलिए उसे ब्रेक कर दिया है। अब उसे ब्रेक करके दो पार्ट में लेकर चल रहे हैं हम। पहले 30 क्वेश्चन, देन उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन। तो पहले 30 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चंस पहले आते थे जो अब 120 हो गए हैं 60 की जगह। तो ये मैथ्स वाला सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है एक घन बहुपद से, घन बहुपद का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिनोमियल से अच्छे खासे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है इसके सॉल्यूशन। कहीं से भी वो क्वेश्चन लेगा 90% 95% वो क्वेश्चन ले रहा है इसके सॉल्यूशन से, इसके रूट से। इसके रूट्स का सम क्या होगा, इसके रूट्स का मल्टीपल क्या होगा, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं इसके मूलों का, जैसे द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योगफल हम देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योगफल। तो सबसे पहले हम देखें इसका जनरल इक्वेशन क्या हम लिखते हैं। तो इसका जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका जनरल इक्वेशन। इसी के बेसिस पर लिखे जाते हैं इसके रूट्स। जैसे मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे हमने वहां पर देखा था कि मूलों का गुणनफल आया था c अपॉन ए। यहाँ सबसे लास्ट में d है, लेकिन वहाँ द्विघात समीकरण में प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। और मूलों का योगफल तो एज इट इज ही लिखा है माइनस बी अपॉन ए। फिर आता है मूलों का गुणनफल जब दो मूल एक साथ, दो रूट एक साथ लिए जाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये एक ही रहता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो जाता है c अपॉन ए। ये कहानी रहती है, ये आप अपनी कॉपी में साइड में नोट करके रख लें, ये कहानी रहती है। अब घन बहुपद जिसके शून्यकों का योग क्या दे रहा है, माइनस बी अपॉन ए क्या दे रहा है, उसके शून्यकों को या के गुणनफल योग, उसके गुणनफल का योग, गुणनफल का योग मतलब ये दो लिया जाए। जब एक बार में कितने ले रहा है, वो दो ले रहा है, मतलब ये वो दे रहा है c अपॉन ए। और शून्य का गुणनफल मतलब ये। तो सबसे पहले हमें दे रहा है ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। ये दे रहा है हमें कितना, 4 1 और -6। दे क्या रहा है वो, माइनस का b अपॉन ए, फिर उसके बाद c अपॉन ए, फिर उसके बाद माइनस का d अपॉन ए। और ये कितना दे रहा है वो, ये दे रहा है 4 1 और माइनस का 6। ये जिस इक्वेशन में होगा वही हमारा आंसर होगा, 4 1 और माइनस का 6। ये जिस इक्वेशन का बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं किस इक्वेशन में ऐसा बनेगा, ए बी सी और डी के हिसाब से। सबसे पहले माइनस डी अपॉन ए देखें, ये बन रहा है -6। इसी से अपन चेक कर लेते हैं। माइनस डी अपॉन ए, इसको वापस माइनस करेंगे, माइनस डी अपॉन ए है, ये हो जाएगा प्लस। तो वहाँ प्लस तो आ ही नहीं रहा है। ए सभी में 1 दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अपन सिर्फ इसी से डी से ही चेक कर लेते हैं। इससे हम चेक करेंगे, ये माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा। अपॉन में तो 1 है तो कोई टेंशन नहीं है। अपन को क्या देखना है, सबसे लास्ट में माइनस डी अपॉन ए क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो इससे तो प्लस आएगा, ये हट जाएगा, इससे भी प्लस आएगा, ये हट जाएगा।
दूसरा आंसर हो सकता है और तीसरा आंसर हो सकता है। अब अपन को देखना है, देखो बी के साइन चेंज हो रहे हैं, बी किस में यूज हो रहा है, बी हो रहा है सबसे पहले वाले में, माइनस बी अपॉन ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो माइनस बी करें तो 4 आ जाए, इसको देखो माइनस से माइनस एक बार और करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा इसका आएगा माइनस का 4, इससे बनेगा माइनस का 4। तो यहाँ से हमने ऑप्शन से इसको क्रॉस चेक किया और हमारा आंसर हमें मिल गया। सभी के रूट्स वापस से लिखते तो बहुत प्रॉब्लम होती, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स लिखते, इसलिए अपन ने इसको उल्टा किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा और आपको इसी तरह से इनको याद रखना है। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है मतलब a क्या है, a कैसा है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद बोल रहा है b कैसा है, b इज लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब क्या होगा, नेगेटिव, लिखने में कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, तो बिंदु P A B स्थित है, A और B का लोकेशन क्या होगा, ये क्वाड्रेंट है, बहुत अच्छे से समझा है, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, 12 लेक्चर्स इस पर बनाए हैं, क्वेश्चंस भी सफिशिएंट है, कंटेंट भी सफिशिएंट है। वो बोल रहा है चतुर्थांश, पहला वाला पॉजिटिव होगा मतलब x अक्ष पॉजिटिव होगी, तो वो बात किसकी कर रहा है, एक्चुअली में देखना कहाँ से है, x अक्ष पॉजिटिव है और y अक्ष नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पर, कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए इस पॉइंट से x देखोगे तो पॉजिटिव, y देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा, तो वो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा और यहां से स्टार्ट होता है पहला, दूसरा, तीसरा और ये क्वाड्रेंट फोर्थ। तो आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस यहां समझना थोड़ा सा ये है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चौथा आ गया तुरंत चौथे पर टिक कर दिया और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इसमें थोड़ा सा संभल के रहना है, क्वेश्चन इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 10 वर्गों को पूर्ण रूप से, 10 स्क्वायर्स हैं जिनको पूरा फिल कर रहा है, 8 स्क्वायर्स को आधा फिल कर रहा है, अगर 10 स्क्वायर को फिल कर रहा है, अगर वो यूनिट के हिसाब से ले रहा है, यूनिट के हिसाब से लेगा, 8 को आधा, 3 वर्गों को आधे से अधिक, 6 वर्गों को आधे से कम बढ़ता है, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक यूनिट वो यूनिट के हिसाब से लेकर चल रहा है, 10 पूरा भरा हुआ है तो कितना यूनिट हो जाएगा, 10, 8 पूरा भरा है कितना यूनिट हो जाएगा, 4। देखो 3 वर्ग आधे से ज़्यादा और 6 आधे से कम, तो अगर 3 यहाँ से आधे से कम वाले आधे से ज़्यादा वाले में मिला दें तो ये 3 पूरे हो जाएंगे, तो वो 3 बचे आधे से कम। तो आधे से कम वो कितने भी होंगे वो हम अभी देखते हैं। अभी हमारा आंसर कितना बन रहा है, 10 और 4 14 और 3 17, फिर थोड़ा कुछ और होगा, थोड़ा कुछ और होगा, तो यहाँ एग्जैक्ट भी नहीं दे रहा है। अगर 3 आधे से कम है तो 0.25 के हिसाब से 17.75 के आसपास ये जाना था, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत दूर दूर दे रहे हैं, इसलिए अपन किस पर जाएंगे, 17 यूनिट्स पर हम जाएंगे कि हम इसे पूरा 1 यूनिट मानेंगे। 8 अगर पूरे हैं तो आधे हैं तो 4 कैसे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, 4 यूनिट ये ले लिया। 3 वर्ग आधे से ज़्यादा भरे हैं और 6 आधे से कम है, तो 6 में से 3 उठा के जब इसमें डालेंगे आधे से ज़्यादा वाले में तो वो पूरा हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर कंप्लीट ले लिए और वो आधे से कम जो भी बचे वो अपन ने इग्नोर करके चले, या फिर ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमें इग्नोर करना पड़ा। तो इस तरह से अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 यूनिट। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमसे यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस लंब वर्तुल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अब बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr h, ये है 1/3 किसका, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस इसमें जुड़ क्या जाता है,
2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक सरफेस होती है फ्लैट, नीचे एक फ्लैट सरफेस होती है। आप अपनी पानी की बोतल उठा के देख सकते हो, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है, बाकी हिस्सा कैसा रहता है, कर्व रहता है। तो बाकी हिस्सा होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि बनता किस पर है, ये बनता है नीचे सर्कुलर है, और इसी को पूरा ऊपर उठा दिया, और ये होता है कितना 2 पाई आर, और इसे एच ऊंचाई तक ऊपर उठा दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। वो होता है पूरा सरफेस, नीचे एक सर्कल होता है, ऊपर एक सर्कल, तो उसे टोटल में ऐड कर देते हैं, यहां आ जाता है ये। अब कैंसिल क्या होगा, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू आर प्लस एच। किसके बारे में जानना चाहता है वो, एक तो इसका सही सूत्र है, h के बारे में जानना चाहता है, h कैसे लिखोगे, तो ये h इस तरफ आएगा, 2h बचेगा और 2 यहां चला जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाय 2, h इज इक्वल टू r बाय 2, h इज इक्वल टू r बाय 2, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, 2h बचेगा, वही हमारा सीधे सीधे आंसर वो दे रहा है। इसे आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2h इज इक्वल टू r, और यही आंसर दे रहा है, r इज इक्वल टू 2h, ये आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में लिखना ही था, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, लंबाई a और चौड़ाई b वाले 4 समान आयत, लंबाई a, ये a लंबाई है, b चौड़ाई वाले, a लंबाई और b चौड़ाई वाले 4 समान आयत बनाने में के लिए मिलाया जाता है, आयतों को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है। इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, इस तरह से इन्हें मिला दिया, ये सभी सेम हैं, और ये b और b। x के रूप में बड़े आयत के क्षेत्रफल को दर्शाइए। x के रूप में बताना है क्षेत्रफल क्या होगा, x उसका क्षेत्रफल है, तो ये क्या होगा 2b और ये क्या होगा 2a, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 2b, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4ab, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4ab, क्षेत्रफल को किसके फॉर्म में x लिखना है, बस इतना वो बोल रहा है, बड़े आयत के क्षेत्रफल को x के रूप में, x उसे लेकर चल रहा है, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। तो ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे तो x और घूमने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा हवा में, तो उसे ऐसा नहीं करवाना है। सिंपल ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा, तो 4ab अपना आंसर बन जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा। खिसक जाओ भाई ऊपर, टिक कर लेने दो, ये आंसर हो गया अपना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाँ, -1 के योगात्मक तत्समक जोड़ दें और वैसा का वैसा बना रहे। जोड़ दें और वैसा का वैसा बना रहे मतलब क्या, कुछ नहीं जोड़ो भाई, जोड़ने पर वैसा ही बना रहे मतलब कुछ नहीं जोड़ो, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0, ये होता है योगात्मक तत्समक। फिर बोल रहा है योगात्मक प्रतिलोम, जोड़ दें तो क्या हो जाए, बिल्कुल उल्टा जोड़ दो। जोड़ना क्या है, योग क्या करना है, उल्टा। उल्टा किसका, प्लस वाले का उल्टा क्या होता है माइनस, और योग का उल्टा होता है माइनस, और घटाव का मतलब होता है चिन्ह बदल के जोड़ना। तो क्या करना है, -1 में क्या जोड़ना है, इसका चिन्ह बदलोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्समक, गुणा करने के बाद तत्सम मतलब जैसा था वैसा बना रहे। तो किसी भी नंबर में अगर 1 का इंटू कर दोगे तो जैसा था वो वैसा बना रहेगा। तो क्या बन रहा है 0 1 1, 0 1 1, ये हमारा आंसर बनेगा। प्रतिलोम का मतलब अगर वो गुणात्मक प्रतिलोम बोलता तो कैसा होता, गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो गुणा का मतलब होता है भाग। तो -1 में क्या हो जाता, भाग में क्या जाता, -1 से हम भाग लगा के इसको लिख देते। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/x,
गुणांक का उल्टा भाग, और प्रतिलोम मतलब गुणा का उल्टा करना है हमें, तो इसी से अपन गुणा कर देते, या ये कहलाता उसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब चले हम आगे, ये इसका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका पूर्ववर्ती बताना है, मतलब इसके जस्ट पहले आने वाला नंबर बताना है। ये है 8010, तो क्या होगा 8009, 8009, 8009 एक ही जगह पर मिल रहा है, 21 तो आना ही आना है, 8009, 8010 के पहले क्या आएगा, 8009 आएगा, ये अपना आंसर है। बस यही पूर्ववर्ती का मतलब होता है, प्रीडिसेसर का मतलब है, और इसको नंबर्स में हमने डिस्कस किया है अच्छे से थ्योरी में। इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुणा का उपयोग किया जा सकता है, किस गुणा का उपयोग किया जा सकता है, आप क्या करोगे, 98654.7, 98654.7 दोनों जगह लिखा है, अपन इसे क्या करें, बाहर निकाल के लिखेंगे, बाहर निकाल के लिखेंगे, बाहर निकाल के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 98654.7, 726 प्लस 274, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है, हमने इसको अंदर गुणा किया तो ये वितरण था, वितरण था, दोनों जगह था, हमने इसको बाहर एक जगह लिख दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है, इनको जोड़ोगे 1000 हो जाएगा, जिससे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या, किससे आंसर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर लगेगा वितरण का, गुणन के वितरण का नियम, और ये नियम आपको नंबर्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं। गुणन में वितरण के नियम का पालन होता है, भाग में वितरण के नियम का पालन होता है, और समझाए हैं डिटेल में, एक्सप्लेन करके समझाए हैं, एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। तो अब अपना आंसर बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज समान आधार पर तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी आपको उठा के ले ली है, जो वहां पर 10वें या 11वें पॉइंट में एज इट इज समझाइए। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज का जो भी क्षेत्रफल होगा, ये देखो, ये एक ट्रायंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और ये वहां पर एक्सप्लेन भी किया है। अगर हम इसे इस पॉइंट से ले लें, वो किसी भी पॉइंट पर आप रखो, क्षेत्रफल सेम रहेगा, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच में समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर इसको इस तरह से बना दिया जाएगा, विकर्ण से लेकर बना दिया जाएगा ये, और ये होता है विकर्ण त्रिभुज को, चतुर्भुज को समद्विभाजित करते हैं क्षेत्रफल के मायने में। अब क्षेत्रफल को समद्विभाजित करेंगे तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, और वो प्रॉपर्टी यहां पर हो जाती है समांतर चतुर्भुज के समान आधार पर समान तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कौन, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। अगर ये 1 होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2। अगर ये 2 होगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहां भी 2 होगा, दोनों बराबर होते हैं, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2, 1:2, 1:2, और ये समझाया भी है वहां पर अच्छे से। ये अपना आंसर बनेगा। अब चले हम आगे। एक समबाहु त्रिभुज PQR के लिए शीर्ष Q तथा R क्रमशः -30 एवं 30 हैं, तो तीसरा शीर्ष P क्या होगा। अब यहां पर देखो, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है और हम PQ बराबर PR लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या RP लिख दिया तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सोचो आप, क्या ये इस तरह भी सच नहीं है। संरेखीय के लिए Q, R और P जहां कोई भी त्रिभुज ना बने, ये भी बिल्कुल वही स्थिति है, QP बराबर PR, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं क्या ये कंडीशन है। हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, इसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर वो बोल रहा है -3 और 0। -3 क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हम जाएं, ये होगा -3 और 0।
फिर उसके बाद यहाँ जाओगे तो ये होगा 3 और 0। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा तो ये दिख रही है हमें। अब एक और भुजा कहाँ होगी, ये देखो -3 और 3 दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, कहाँ से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। मतलब जो बीच वाला तीसरा पॉइंट आने वाला है वो या तो कहीं यहां पर होगा या कहीं यहां पर होगा, और उसकी लंबाई कितनी होगी, इस लंबाई के बराबर। मतलब वो कुछ भी होगा, माइनस में यहां कुछ होगा, क्योंकि x यहां से क्या दिखेगा, सॉरी x यहां से दिखेगा 0 और y के लिए कुछ माइनस में होगा, और अगर यहां होगा तो x होगा, x अक्ष देखोगे यहां से 0 दिख रहा है, और y के लिए कुछ प्लस में होगा। और कुछ कितना होगा, भुजा के बराबर की लंबाई होगी। हम इसकी लंबाई चेक करें, इसके बीच की डिस्टेंस चेक करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। इस पॉइंट में से इसे घटा के स्क्वायर करें हम, ये है Q और ये है R। तो QR अगर हम निकालने जाते हैं, QR हम निकालेंगे अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये 0, ये हो जाएगा, बाहर आएगा कितना, बाहर आएगा 3 दूनी 6, 6 का वर्ग, ये 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 का वर्ग 6, QR बराबर 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये डिस्टेंस भी क्या होगी 6, ये डिस्टेंस भी क्या होगी 6। समझते हैं इसको, कहाँ अपन गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -3 0 3 0 ये हो जाएगा। अब देखें हम, ये यही डिस्टेंस कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी, 6 डिस्टेंस। अब 6 डिस्टेंस यहाँ से है, अब 6 डिस्टेंस यहाँ से है, ये 6 होगी और ये 6 होगी, और ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। इसमें से कोई भी वो ट्रायंगल ले सकता है, कोई भी ट्रायंगल ले सकता है। तो अब हम चलते हैं, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, तो पहले हम देखें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6, उसी से कर देते हैं हम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कर दें, 6 कर दें, हमें पता चल जाएगा वो पॉइंट प्लस में है या माइनस में। देखो माइनस में तो एक भी नहीं दे रहा है, प्लस में ही दे रहा है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट है, अपन मान लें K है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 6, अपन इसी से सॉल्व कर देते हैं। ये भुजा 6 है तो ये दोनों भी क्या होंगी 6। ऊपर वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सभी पॉइंट किस में दे रहा है, वो प्लस में दे रहा है, इसलिए ऊपर वाला ले रहे हैं, ये P। और अब अपन को पता चल गया PR बराबर कितना है, PR बराबर है 6, PR बराबर 6 है। तो अपन करते हैं, इसमें से इसको घटाओगे क्या होगा 6 का स्क्वायर, यहीं से शुरू कर देते हैं 6 का स्क्वायर। अब इसमें से इसे घटाओगे 0 - 3 का स्क्वायर प्लस K - 0 का स्क्वायर। ये किया, इन दोनों के बीच की दूरी 6, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये वाली टेंशन, अंडर रूट की टेंशन नहीं रही, ये स्क्वायर हो गया इस तरफ, ये अंडर रूट हट गया। ये 36 में से कितना घटाओगे, 3 का वर्ग 9, ये बचा 27, और यहाँ बचा K स्क्वायर। 27 कितना होता है 9 गुणा 3, तो अल्टीमेटली K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो 3 बाहर आ जाएगा और ये अंदर पड़ा रहेगा, 3√3। 3√3 कहीं पर है, पहले ही ऑप्शन में 3√3 है, यही अपना आंसर बन जाएगा। तो K का वैल्यू कितना है 3√3, तो ये रहेगा 0 और 3√3। ये थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझदारी है, समझदारी से काम करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक आध क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेगा ही मिलेगा। 11 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है यदि n प्रेक्षण x1 x2 x3 xn का माध्य x बार है तो xi माइनस x बार, जो हम टेबल बनाते हैं xi माइनस x बार, xi माइनस x बार जो आपने यहाँ लिखा, इसमें से बीच वाला पॉइंट लेते हैं, वो होता है x बार। ये होता है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ये ऐसा लेते हैं कि सभी मिलाकर क्या हो जाता है
जब हम यहाँ पर लिखते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इस पूरे को जब हम जोड़ने जाते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यही कहानी यहाँ पर फॉलो होगी। तो ये पूरा जोड़कर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं वहाँ पर ये हमें और अच्छे से क्लियर होगा ये पूरी पिक्चर की यहाँ माध्यम में लिया हमने एक पॉइंट, इसमें से फिर ऊपर वालों को घटाया और नीचे वालों को घटाया तो पूरा जोड़कर क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ये होगा इसका समेशन 0, ऑप्शन नंबर 4। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 117 डिग्री 63 डिग्री 52 डिग्री 128 डिग्री अंतरित कोण वाला बहुभुज कैसा होगा। तो बहुभुज जब पढ़ाया है आपको, यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पर क्लियर बोला है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से बनता है अवतल बहुभुज, जिसमें एक कोण 180 डिग्री प्लस हो जाता है। जब 180 डिग्री, अगर एक कोण 180 डिग्री प्लस नहीं है, सारे कोण 180 डिग्री से नीचे हैं, तो वो कहलाता है उत्तल। इस तरह से तल उठा हुआ उसका रहता है। देखो ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जब सारे कोण 180 से कम होते हैं तो उसे कहा जाता है उत्तल या कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कहलाएगा उत्तल बहुभुज, क्योंकि सारे एंगल 180 से कम है, इसलिए उत्तल बहुभुज होगा। अब चलें आगे। अगला क्वेश्चन फिर एडवांस से ले रहा है वो। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं। ये आपको ट्रायंगल में जब समझाया है ना, तो वहाँ इसका इम्पोर्टेंस भी समझा दिया। एक ट्रायंगल ABC में AB पर D और AC पर E बिंदु है, DE पैरेलल टू BC, ये समांतर ले रहा है, वो चल जा रहा है सीधे थेल्स थ्योरम पर। AD इज इक्वल टू x ले रहा है, DB इज इक्वल टू x माइनस 2 ले रहा है, AE इज इक्वल टू x प्लस 2 ले रहा है वो, और EC इज इक्वल टू x माइनस 1। ये इस तरह से ले रहा है। अब ये सॉल्व होगा रेशियो से। रेशियो से कैसे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ADE और ABC ट्रायंगल, ये समरूप त्रिभुज है। इसमें रेशियो से हम सॉल्व करेंगे। x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसका इंटू होगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका यहाँ होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और यही हमसे जानना चाहा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4, एक्स का वैल्यू बनेगा 4, एक्स का वैल्यू 4 हमें दे रहा है फोर्थ ऑप्शन में। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अब हम आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक 10 बहुभुज का एक कोण 90 है। तो पहले हमें, फिर उसके बाद से सभी 9 कोण बराबर हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल का निकालना पड़ेगा। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, टोटल निकालते हैं n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 करोगे, 18 का गुणा करोगे, इसमें ये होगा 1440। 1440 में से कितना हटाना है, 90 हटाया, ये कितना बचा 1350। 1350 बचा, इसे कितने भागों में बांटना है। अब तो 9 एंगल बचे 10 में से, 9 एंगल बचे तो 9 में बराबर बराबर बांटेंगे, तो 15 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 150। 15 9 135, ये आ जाएगा 150। तो 150 डिग्री हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से ट्रायंगल से एडवांस से ही लेके चल रहा है। पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब त्रिभुज की भुजाएं, जहां पर ट्रायंगल स्टार्ट किया था ज्योमेट्री में, ट्रायंगल की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझाई थी। त्रिभुज की तीसरी भुजा
दो भुजाओं के योग से छोटी होती है और अंतर से बड़ी होती है। योग अंतर से बड़ी, अंतर कितना है दोनों का? 1। तो तीसरी भुजा अगर x है तो वो कहाँ जाएगी? 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में रहेगी। 1 और 7 के बीच में रहेगी तो 1 और 7 के बीच में वो बोल रहा है कौन सी? नहीं हो सकती। तो 1 और 7 के से जो बाहर है, बल्कि 1 और 7 भी इंक्लूड है तो वो भी बाहर होगी। 7 शामिल नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 5 हो सकती है। बीच वाली सभी हो सकती हैं, 7 शामिल नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर तीसरी भुजा 7 लोगे तो 3, 4 और 7 दो भुजाओं का योग तीसरी से बराबर आ रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला वाला पेयर पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी पॉसिबल हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है और आपको हमेशा हम बोलते रहे हैं, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। a + b = क्या दे रहा है हमें? 2ab दे रहा है। इसमें पूरे में ab से भाग लगा दो, ये बचेगा 1/b और ये बचेगा 1/a। जो हमें निकालना है इक्वल टू में क्या बचा? 2 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/a और 1/b ही निकालना है हमें, ज़बरदस्ती नहीं करना। 2ab को यहाँ ले आओ, फॉर्मूला बना लो, फिर उसके बाद वैल्यूज़ बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हमारा काम यहीं से आसानी से हो जाएगा। तो 2 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में वो दे रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। 16 के बाद 17वें क्वेश्चन की तरफ चलें हम। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 17th क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। सर्वांग सम है ABC और DEF, और ABC सर्वांग सम नहीं है FDE दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, ऑब्वियसली ये सर्वांग सम है तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है हमें ये देखना है। अब देखें, सर्वांग सम का मतलब होता है जो संगत भुजाएं और कोण हैं वो बराबर होते हैं, जिसमें ए डी और बी ई और सी एफ ये बराबर हैं, संगत यही है। अब देखें, सीबी के साथ में एफ ई या ई एफ ले लेगा, चलेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद बी से सी, ई से एफ या एफ से ई, चलेगा, इसी को पलट के लिख दिया, चलेगा। ए से बी और डी से ई हो जाएगा, ई से डी हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये अपना आंसर। क्रम का हमें ध्यान, क्रम आगे पीछे हो सकता है किस में? जोड़े में, लेकिन पूरा ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। जो जिसके संगत है वो लेना पड़ेगा। अगर ए बी ले रहे हैं तो यहां पर डी लेना पड़ेगा। ए सी और एफ डी, फर्स्ट और थर्ड, डी एफ या एफ डी कुछ भी ले ले, चलेगा, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्रम के लिए बस ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहां पर क्या पूछा है हमसे? यहां पर पूछा है हमसे, दी गई तालिका में ज्ञात करें कि बाड़ लगाने पर दूसरा सबसे कम व्यय कौन करता है? दूसरा सबसे कम, इस पर ध्यान देना है। दूसरा सबसे कम वाला नहीं पूछ रहा है, दूसरा सबसे कम पूछ रहा है। अभी, सनल, मोहन और सुरेश समबाहु त्रिभुज, वर्ग, सम पंचभुज और सम षटभुज इनके पास है। तो वो बोल रहा है खर्च कितना होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका कितना खर्च होगा? 150 मीटर लगेगा इसको। अगर ये वर्ग है तो 280, 7 चौक 28। अगर ये सम पंचभुज है, एक भुजा 60 है तो 5 भुजाएं मिला के कितनी हो जाएंगी? 300 हो जाएंगी। अगर एक भुजा 30 है, सम षटभुज मतलब भुजाएं कितनी? 6, तो 3 18, 180। तो दूसरा सबसे कम किसको लगने वाला है? 180 को। क्या लगाना है? बाड़ लगाना है, परिधि चाहिए, बाउंड्री चाहिए। तो दूसरी सबसे कम बाउंड्री कितनी है? 180। किसकी? सुरेश की। तो सुरेश हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश। दूसरा सबसे कम। 19th क्वेश्चन, 19वां प्रश्न हमसे बोल रहा है, एक त्रिभुज PQR में एंगल P बराबर 59, एंगल Q बराबर 60, एंगल R बराबर 61 है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी?
और ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उसी में समझाया है। सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा, इस तरह से आपको समझाया अपर्चर। ये जितना खुलेगा सामने वाली भुजा की लंबाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो, ये अपर्चर है। ये अगर एंगल और कम होगा, देखो ये कम हुआ, सामने वाली भुजा की लंबाई जो पेन पर ली जा रही है वो कम होती जा रही है। अगर ये बढ़ेगा, देखो ये बढ़ा है एंगल बढ़ा तो सामने वाली भुजा बढ़ जाएगी। तो यहाँ P, Q और R सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने R के सामने कौन सी भुजा है? PQ है, तो PQ सबसे बड़ी होगी, PQ भुजा सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर एंगल ही ले लिए और भुजा दे रहा है, तो दो ऑप्शन तो यूं ही हट गए, पता नहीं क्यों ही दिए थे, ये सोते सोते में दिए थे, क्या था। और ये एज इट इज़ पेपर है इसलिए अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से उनने ले लिया पॉलिनोमियल से, बहुपद x³ + 7x + -2x -14 का तीसरा शून्य ज्ञात करें यदि दो शून्य क्या है? -2 -√2 और प्लस का √2। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? -b/a, शायद पहले क्वेश्चन में ही हमने लिख लिया था। एक रूट है -2, दूसरा रूट है +2 और तीसरा हमें निकालना है। और -b क्या होगा? माइनस का 7 प्लस का b रहेगा, तो माइनस लगा है, ये हो जाएगा। और नीचे 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं, ये कैंसिल आउट, दोनों आपस में कट गए। गामा = क्या आ गया? -7, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे x = -3 और y = 1/5 यदि x बराबर -3 और y बराबर 1/5 समीकरण ऋण के -2x + 5y = k के सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकाल रहा है। सॉल्यूशन है तो इसमें डाल दो, सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपल सी कहानी है इसकी, -2 × 3 + 5 × 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 6 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा? -5। पता नहीं क्यों सिंप्लीफिकेशन नहीं देना होगा इसलिए ये दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सेटिस्फाई करेगा, इतना ध्यान रखना है। k का मान आ जाएगा यदि ये सॉल्यूशन है, और कहीं पर भी सॉल्यूशन का यही मीनिंग होता है, आप लोगों को अच्छे से समझाया है। निम्नलिखित संख्या के रिक्त स्थान भरने के विकल्पों में से अंकों का चयन करें जिससे कि आने वाली संख्या 3 से विभाजित ना हो। और 3 से विभाजित कब होती है? जब योग 3 से विभाजित हो, मतलब योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना है? 9 और 7 16 और 4 20 और 5 25। 25 में हम तीनों अंकों का योग जोड़कर लिख देते हैं और वो 3 से विभाजित नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। 9 और 8 17 और 6 23, ये हो जाएगा कितना? 20 और 20 40 48। ये 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है 3 से विभाजित ना हो। अगला 25 में हम क्या जोड़ दें? 8 और 7 15 और 5 20, ये हो जाएगा 45। ये भी 3 से विभाजित होता है, इसलिए अपना आंसर नहीं होगा। 7 6 8, 25 में 7 और 6 13 और 8 21 जोड़ दें, ये हो जाएगा 46। ये 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए अपना ये आंसर होगा। अगला भी चेक करके बता देते हैं। 9 और 3 12 और 2 14, 25 और 14, ये होगा 39, 39 होगा 39। ये भी 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। चलते हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चूज अ सेट ऑफ लाइक टर्म फ्रॉम, एक जैसे सदृश मतलब एक जैसे दिखने वाले टर्म को बताना है कि वो सेट कौन सा है। a² ab a 9b पावर 1 है, देख सकते हैं। 5ba², ये दोनों देख सकते हैं ab जैसा, हाँ। 4ab 5ab का पेयर हो सकता है, देखते हैं हम। ये पेयर एक जैसा है, ठीक है। ये पेयर में पावर वगैरह अलग हैं, तो यहाँ हम नहीं लेंगे। 3 पावर 2 पावर नहीं लेंगे। यहाँ ये बिल्कुल नहीं, 2 पावर 1 पावर में ले रहा है, 3 पावर 3 पावर 3 पावर। लेकिन 7b² a और 9a² b a² 5a² b नहीं, ये दोनों टर्म एक जैसे दिख रहे हैं। देखो
ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी। तो सबसे ज़्यादा जो सेम दिखने वाले टर्म है वो कौन से होंगे, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी वाले, जहाँ पावर क्या है एक जैसी वहाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ऑप्शन में भी वही आंसर भी वही लेके चल रहा है, तो एक जैसे लगभग दिख रहे हैं। अपने लिए उसके अलावा आंसर नहीं बनता था। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और E और F क्रमशः ABD, पहले बना लें। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, वो बोल रहा है ABD और BCD के केंद्रक हैं। E और F क्रमशः ABD और BCD के केंद्रक हैं। सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा, वापस आप जाकर देखेंगे थ्योरी में केंद्रक किससे बनता है, तो केंद्रक बनता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है केंद्रक। और माध्यिकाओं में इसमें प्रॉपर्टी हमने अलग से लिखाई है, अगर यहाँ से माध्यिका डालोगे, माध्यिका मतलब बीच वाले पॉइंट को मिलाना, तो EF के बारे में वो पूछ रहा है। तो पहले तो अपन बना लेते हैं, ये यहाँ से डालोगे और ये यहाँ से डालोगे, तो इसमें यहाँ पर मिलेगा, फिर बीच वाला पॉइंट यहाँ से डालोगे, इस पे ये मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। अगर इस ट्रायंगल का देखोगे तो यहाँ से बीच वाला पॉइंट मिलाओगे, फिर वहाँ से बीच वाला पॉइंट मिलाओगे तो यहाँ कहीं मिल जाएगा। इस तरह मिलाओगे। ये एक्चुअली में क्या बोलना चाहता था, ये बोलना चाहता था ये जो डायगोनल है वो पॉइंट मिलता आपको यहाँ पर मिलता इसका, और एक यहाँ पर मिलता। ये क्या होता, ये जो डिस्टेंस है, जो विकर्ण है, विकर्ण को मध्य बिंदु को अगर शीर्ष से मिला दिया जाए तो ये विकर्ण को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रॉपर्टी को उसने घुमाकर पूछा कि अगर ये माध्यिकाएं खींची जाएं, ये माध्यिका खींची, ये ठीक से नहीं बना है, अदरवाइज ये बिल्कुल बीच में जाता, ये माध्यिका खींचते, यहाँ माध्यिका खींचते, तो ये इसकी कहानी यहाँ पर रहती। इसकी माध्यिका यूं खींचते, ये इस पॉइंट से जाती, ये इस पॉइंट से गई और ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर बन जाता क्या हमारा एक केंद्रक और दूसरा केंद्रक यहाँ बन जाता। आप अपने रफ में बनाएं, लेकिन हम वो बना रहे हैं जो हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर पार्ट क्या होगा, ये P1, ये P2 और ये P3 क्या है बराबर, और इनको क्या ले रहा है वो E और F ले रहा है। ये E और F ले रहा है। आपको काम क्या करना है, आपको ये बनाना है, यहाँ पर ये खींचना है, माध्यिका खींचनी है सामने वाली भुजा के आधे पर, यहाँ सामने वाली भुजा के आधे पर मिलाना है, इस सामने वाली भुजा के आधे पर मिलाना है। ये इस तरह से ये पॉइंट मिल जाएगा और यही पॉइंट यहाँ पर है। वैसे ही आप इसमें करोगे, इसमें आप करोगे तो क्या करोगे, इस पॉइंट से सामने वाले का आधा ये पॉइंट लोगे, यहाँ से सामने वाले का आधा ये पॉइंट लोगे और यहाँ से सामने वाले का आधा ये पॉइंट लोगे, और इनके बीच की डिस्टेंस ये वो बोल रहा है ये क्या होगी, तो विकर्ण का क्या होगी, 1/3 होगी। EF क्या होगा, विकर्ण AC का 1/3 होगा। AC कितना दे रहा है 12, 12 में 3 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/3 मतलब 4 हो जाएगा। ये अपना आंसर बन जाएगा, 4 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब चले हम आगे 24 के बाद 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है अजय के पास समषटभुज आकार की भूमि का एक टुकड़ा है, वह एक अन्य भूमि का टुकड़ा खरीदता है जो समषटभुज के किनारों में से किसी एक किनारे के साथ किनारा साझा करता है। नए भूमि का टुकड़ा वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 4a² है, मतलब भुजा कितनी है उसकी 2a है। अजय के स्वामित्व वाली भूमि में 453 मीटर की दर से बाड़ लगाना है। अब वो इस तरह से बोल रहा है, ये है, और सभी कैसे हैं बराबर हैं। ये साइड से उसने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और इसका 4a² है, मतलब ये क्या होगा 2a, तो ये भी 2a होगा। और ऐसी कितनी भुजाएं हैं, 5 इसकी हैं और 3 इसकी हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी 5 और 3 8, 8 भुजाएं, और 2a के हिसाब से क्या हो जाएगा 16a। 16a स्वामित्व वाली भूमि में 453 रुपये मीटर के हिसाब से, तो 453 में गुणा कर देंगे 453, ये 16a के हिसाब से हमारी कहानी हम सॉल्व करेंगे। आंसर आ जाएगा 16×3 = 48 का 8, और 8 ऑप्शन एक ही में दे रहा है, इसलिए अपना आंसर 7248 हो जाएगा। और लिख लेते हैं 16×5 = 80 और 4 = 84 का
4 आ जाएगा, 16 चौक 64, 64 और 8 72, 7248 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी टोटल भुजाएं 5 बची षटभुज की और 3 बची वर्ग की। 4a स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे, भुजा कितनी हो जाएगी 2a। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर भुजा का वर्ग। तो ये दे रहा है हमें 4a स्क्वायर, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी 2a। इस तरह से लिखा, उम्मीद है आप लिख सकते हैं, सभी लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये लिखा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा रहा हमने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा है और वो हमारे लिए ठीक भी है। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम जिनको हम प्रूव कर लेते हैं और लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सेप्टेड एक्सियम्स, एक्सियम्स जिनको हम सत्य मानकर चलते हैं, जिनको मैथ्स में सत्य मानकर चला जाता है उनको एक्सियम्स कहा जाता है। जिनको प्रूव कर देते हैं हम, वो कहलाती है हमारी थ्योरम, प्रमेय, उन्हें कहा जाता है प्रमेय। जिन्हें हम प्रूव कर देते हैं और नहीं करते हैं तो उन्हें कहा जाता है एक्सियम, और ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है उन्हें कहा जाता है कंजेसर, कंजेचर्स कहा जाता है। अब चलेंगे हम आगे, और ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी टर्म्स को डिटेल में समझा चुके हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। द प्राइस ऑफ 12 प्लेट और 8 ग्लास का मूल्य 528 है। अरे खिसक जा भाई, 528 है। यदि एक ग्लास का मूल्य 18 है तो 6 प्लेट का मूल्य बताना है। अब 12 प्लेट का यहाँ दे रहा है और 8 ले रहा है, दोनों सम संख्याएं, क्यों ना हम इसे आधा कर लें। हम इसे आधा करेंगे, ये हो जाएगा 6x और ये बचेगा 4y, और वो भी कितना दे रहा है, ये दे रहा है, चलो अभी लिख लेंगे। इसे आधा करेंगे, 2 से भाग लगाओगे, 2 6 4 264। एक प्लेट का मूल्य, एक ग्लास का मूल्य कितना दे रहा है 18, मतलब y की जगह दे रहा है 18, 18 चौक 72, 72 यहाँ जाएगा। 6 प्लेट का तो अपन को निकालना ही, एज इट इज लिखा रहेगा, 72 यहाँ जाके घटेगा, 264 में से 72 घटाना है। पहले 64 घटा दो, फिर 8 घटा देना, आ जाएगा 192, 192 हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप चाहें इसे सीधे सीधे 12x + 8y = 528 से लिखकर भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी अपना आंसर वही आता, बस वो डबल में चलता, हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा ले लिया। क्वेश्चन नंबर 28, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत बने एक वृत्त का क्षेत्रफल, भुजा कितनी है 8 है। अगर ये 8 है तो वर्ग कुछ वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये भी क्या होगा, व्यास भी कितना होगा 8, त्रिज्या कितनी होगी 4, त्रिज्या का इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होगा। पाई एज इट इज 4 का वर्ग करोगे कितना 16, आंसर क्या होगा 16 पाई। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, सीधा साधा क्वेश्चन था, ये आंसर अपना बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 16 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए। आर्यभट्ट ने शब्द जीवा हाफ कॉर्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ क्या बताया था। इसे बोला था उनने साइनस बोला था। अब ये साइनस जब वेस्ट में गया तो ये बना साइन, और साइन से अब ये यूज होता है साइन थीटा की तरह, ये ज्या के रूप में अब ये यूज होता है। जीवा ज्या के रूप में यूज होता है साइन थीटा, जिसे साइन कहा जाता है। ये वेस्ट में जाके साइन बना, साइनस लिया, साइन बना, और साइन की तरह ये यूज होता है। ये था इसका आर्यभट्ट का। और ये जब हमने आर्यभट्ट पढ़ाया ना, भारत में का इतिहास जब पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि जीवा के बारे में इनने बताया था, साइनस इनने समझाया था, वहाँ जाके साइन बना और फिर उसके बाद ये साइन की तरह यूज़ होता है। वहाँ पर एक्सप्लेन किया, यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है लेक्चर, आप देख सकते हो जाके। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, किसी दो आसन मतलब पास वाली एडजेसेंट संख्याओं 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है। इस अनुपात को क्या कहा जाता है? इस अनुपात को क्या कहा जाता है ये देखना है। सबसे पहले तो क्या है, फिबोनाची संख्याओं, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स होते हैं, फिबोनाची ने नंबर दिए थे 0 और 1 से बनाए थे उनने।
0 और 1 में उनने क्या किया था, पिछले नंबर को जोड़ के अगला नंबर लिखा। पिछला नंबर क्या है 0, 1 में जोड़ोगे क्या हो जाएगा 1, पिछला नंबर 1, 1 में जोड़ोगे हो जाएगा 2, पिछला नंबर 1, 2 में जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 8 जोड़ोगे 21, 21 में 13 जोड़ोगे 34। इस तरह से तमाम नंबर लिखे जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है फिबोनाची सीरीज। और वो बोल रहा है हर अगले 3 के बाद, जैसे इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का, अगर ये नंबर 5 को 1 लिखा जाएगा तो 8 लगभग कितना बनेगा, 6.1 या 2 के आसपास ये बन जाएगा। ये 1.6 ले रहा है और इसे कहा जाता है एक्चुअली में ये होगा 1.6 के आसपास। और आगे बढ़ते जाओगे, ये जो रेशियो होगा 618 इसके पास में जाते जाएगा, बिल्कुल पास में जाते जाएगा। या हम बोलें 8/5 हम करें, या 13/8 करें, या 21/13 करें, या 34/21 करें, सभी का आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 1.6 के पास में या 1.68। इस तरह से और जोड़ जोड़ के आगे लिखते जाओगे, पिछले नंबर से अगले में भाग लगाओगे, इसके पास में वो जाता जाएगा और इसी को कहा जाता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है 1 और 1.618 ये 3 डिजिट तक ही लिया जाता है। गोल्डन रेशियो ये कहा जाता है, जैसे हमारा पूरा हाथ है, ये जो हाथ है इसमें ये पार्ट 1 है, ये होगा 1.618। फिर अगर यहां से देखा जाएगा तो ये हिस्सा 1 रहेगा, ये हिस्सा 1.618 रहेगा। पूरी बॉडी में देखा जाएगा, नाभि से नीचे वाला हिस्सा 1.618 और ऊपर वाला हिस्सा 1। चेहरे में देखा जाएगा, नाक से ऊपर वाला हिस्सा 1.618, नीचे वाला हिस्सा 1। तो जो भी नेचर है वहां पर नेचर में ये अवेलेबल है गोल्डन रेशियो। जो सुंदरता है उसमें दिखता है, जो दा विंची की पेंटिंग है, दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा में ये रेशियो देखने को मिलता है। तो बहुत सारी जगह ये रेशियो देखने को मिलता। और सबसे खास बात है फिबोनाची का ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार एमपीटेट में देखने को मिला। इसको समझते हुए हमने इसका एक अलग से ही वीडियो बना दिया। फिबोनाची में स्पाइरल का बना दिया, फिबोनाची डे बता दिया है, उसमें गोल्डन रेशियो बना दिया है और फिबोनाची सीक्वेंस बता दिया है। सभी चीज़ें उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप चाहें उसे YouTube पर वो अवेलेबल है, आप जाकर उसे देखें, विजिट करें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पर क्लियर की हैं, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे उसमें दिए हैं। तो ये था हमारा आधा पेपर। नेक्स्ट जो आधा पेपर बचा है वो अगले सेशन में हम लेकर आएंगे। उम्मीद है इस सेशन में सभी क्वेश्चंस आपको जिस भाव से हमने समझाए हैं, जिस लेवल से हमने समझाए हैं, वहां पर जाकर उस लेवल तक जाकर आप सभी को ये क्लियर होंगे। तो जुड़े रहना अच्छे कंटेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राम राम सभी को।